नमस्कार। चलिए, आज भारतीय संविधान के एक सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद यानी आर्टिकल 19 को गहराई से समझते हैं। ये वो अनुच्छेद है जो हमारी व्यक्तिगत आज़ादी की नींव है। और हाँ, अगर आप किसी सरकारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये विषय आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो आइए, इसके हर एक पहलू को विस्तार से जानते हैं। तो देखिए, हम इस चर्चा को कैसे आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम आर्टिकल 19 के मूल सिद्धांत को समझेंगे। फिर इसकी 6 अलग-अलग स्वतंत्रताओं और उन पर लगने वाले प्रतिबंधों का विश्लेषण करेंगे। इसके बाद हम कुछ असल जिंदगी के उदाहरण देखेंगे, ये भी जानेंगे कि समय के साथ इसमें क्या बदलाव आए और आखिर में एक जरूरी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर आर्टिकल 19 का मूल सिद्धांत है क्या। असल में ये अनुच्छेद देश के नागरिकों को कुछ खास तरह की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जैसे कि बोलने की आज़ादी। पर यहाँ एक बात गांठ बांधने वाली है। आर्टिकल 19 में जो भी आज़ादी दी गई है वो अनलिमिटेड नहीं है। संविधान खुद कहता है कि इन पर उचित प्रतिबंध यानी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। ये एक बहुत ही महीन संतुलन है। एक तरफ नागरिक के अधिकार तो दूसरी तरफ समाज की व्यवस्था और देश की सुरक्षा। ये जानना भी काफी दिलचस्प है कि ये अनुच्छेद हमेशा से ऐसा नहीं था। जब हमारा संविधान लागू हुआ तब आर्टिकल 19 में 7 तरह की आज़ादियां थीं। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद संपत्ति के अधिकार को यहां से हटा दिया गया, तो अब इसमें 6 तरह की स्वतंत्रताएं शामिल हैं। तो चलिए अब आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में दी गई उन 6 मौलिक स्वतंत्रताओं की दुनिया में चलते हैं और एक एक करके सबको समझते हैं। पहली और शायद सबसे ज्यादा जानी पहचानी आज़ादी है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और ये सिर्फ बोलने तक ही सीमित नहीं है। इसमें लिखना, पेंटिंग बनाना, फिल्म बनाना या किसी भी तरीके से अपने विचारों को दुनिया के सामने रखने का अधिकार शामिल है। और यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार बात है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी व्याख्याओं से इस अधिकार का दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। सोचिए, प्रेस की आज़ादी, राइट टू इन्फॉर्मेशन और यहाँ तक कि चुप रहने का अधिकार, ये सब सीधे तौर पर संविधान में नहीं लिखे हैं, पर सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ये सब आर्टिकल 19(1) का ही हिस्सा हैं। और ये बात बहुत शानदार तरीके से दिखाती है कि हमारा संविधान कितना डायनामिक है। भले ही प्रेस की आज़ादी का जिक्र सीधे सीधे ना हो, पर अदालतों की व्याख्या ने इसे एक मौलिक अधिकार बना दिया है। यही दिखाता है कि हमारा संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो समय के साथ विकसित होता है। चलिए अब इस कहानी के दूसरे और बहुत जरूरी पहलू पर आते हैं, प्रतिबंध। क्योंकि जैसा हमने कहा, आर्टिकल 19 के तहत कोई भी स्वतंत्रता बिना शर्त के नहीं मिलती। तो सवाल ये उठता है कि क्या बोलने और खुद को अभिव्यक्त करने की आज़ादी की कोई सीमा है? राज्य कहाँ पर ये लाइन खींचता है कि क्या कहा जा सकता है और क्या नहीं? इसका जवाब हमें कहीं और नहीं बल्कि खुद आर्टिकल 19 के अंदर ही मिलता है। जहाँ क्लॉज 1 हमें आज़ादी देता है, वहीं क्लॉज 2 से लेकर 6 तक वो आधार बताते हैं जिन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ये संविधान का एक तरह का इनबिल्ट चेक एंड बैलेंस सिस्टम है। जैसा कि हम देख सकते हैं, बोलने की आज़ादी पर इन 8 आधारों पर रोक लग सकती है, जैसे भारत की संप्रभुता और अखंडता, यानी देश को तोड़ने वाली कोई बात नहीं की जा सकती। लोक व्यवस्था का मतलब है समाज में शांति भंग ना हो। न्यायालय की अवमानना या मानहानि भी इसके दायरे में आते हैं। हर प्रतिबंध का एक ही मकसद है, व्यक्ति की आज़ादी और समाज के बड़े हित के बीच एक संतुलन बनाना। तो अब जब हमने ये अधिकार और प्रतिबंध का फॉर्मूला समझ लिया है, तो चलिए इसे आर्टिकल 19 की बाकी बची 5 आज़ादियों पर भी लागू करके देखते हैं। दूसरी स्वतंत्रता है शांति से और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार। ये लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। लोग मीटिंग्स कर सकते हैं, रैलियां निकाल सकते हैं, लेकिन इस पर लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर के आधार पर रोक लगाई जा सकती है। जैसे अगर कहीं दंगे का खतरा हो तो धारा 144 लगाकर लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी जाती है। अगला अधिकार है एसोसिएशन या यूनियन बनाने का। इसमें राजनीतिक पार्टियां, कंपनियां, ट्रेड यूनियन सब कुछ शामिल हैं। लेकिन राज्य इस पर भी पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी के आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है। मतलब कोई ऐसा संगठन नहीं बनाया जा सकता जो गैर कानूनी काम करता हो या समाज के लिए खतरा हो। आर्टिकल 19 हमें भारत में कहीं भी आज़ादी से घूमने और कहीं भी बस जाने का अधिकार देता है, लेकिन इसके 2 बड़े अपवाद हैं।
पहला आम जनता के हित में और दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। कुछ आदिवासी इलाकों की खास संस्कृति और जमीन की रक्षा के लिए बाहरी लोगों के आने जाने या बसने पर रोक लगाई जा सकती है, जैसा हम नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में देखते हैं। और आखिरी स्वतंत्रता है कोई भी पेशा या व्यापार करने का अधिकार। लेकिन जाहिर है राज्य इस पर भी रोक लगा सकता है, जैसे डॉक्टर बनने के लिए खास डिग्री की जरूरत होती है या किसी खतरनाक व्यापार के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। राज्य चाहे तो कुछ व्यापारों पर अपना एकाधिकार भी स्थापित कर सकता है। तो ये सब थ्योरी तो हो गई। अब देखते हैं कि असल जिंदगी में प्रैक्टिकली ये सिद्धांत कैसे लागू होते हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है और परीक्षाओं में भी अक्सर पूछा जाता है। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना यानी प्रोटेस्ट करना एक मौलिक अधिकार है, लेकिन हड़ताल करना यानी काम बंद कर देना ये आर्टिकल 19 के तहत एक मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है। ये एक कानूनी अधिकार हो सकता है, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है। और जैसा हमने घूमने की आज़ादी की बात की, वो भी पूरी तरह से एब्सोल्यूट नहीं है। जाहिर है कोई भी किसी मिलिट्री बेस, जेल या किसी प्रोटेक्टेड ट्राइबल एरिया में यूं ही नहीं घुस सकता। ये दिखाता है कि अधिकारों का इस्तेमाल करते समय देश की सुरक्षा और दूसरे समुदायों के संरक्षण का भी ध्यान रखा जाता है। एक और ज़रूरी बात, जो आर्टिकल 19 हम आज पढ़ते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। समय के साथ खासकर कुछ ज़रूरी संविधान संशोधनों के जरिए इसमें काफ़ी बदलाव आए हैं। ये टाइमलाइन इस विकास को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, 1951 में पहले ही संशोधन से बोलने की आज़ादी पर प्रतिबंध के कुछ और आधार जोड़े गए। फिर 16वें संशोधन से संप्रभुता और अखंडता शब्द जोड़ा गया। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव आया 44वें संशोधन से, जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की लिस्ट से ही हटा दिया गया। और हाल ही में 2011 में सहकारी समितियों को भी मान्यता दी गई। तो कुल मिलाकर कहानी क्या है? कहानी है एक बहुत ही नाजुक संतुलन की। आर्टिकल 19 व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। ये हमें अधिकार तो देता है, पर साथ ही कुछ कर्तव्य भी याद दिलाता है। इस पूरे विश्लेषण ने हमें आर्टिकल 19 का कानूनी ढांचा तो समझा दिया, लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज के इस डिजिटल युग में, जहां कोई भी जानकारी और गलत जानकारी दोनों ही जंगल की आग की तरह फैल सकती है, वहां इन आज़ादियों और इन पर लगने वाले उचित प्रतिबंधों की व्याख्या कैसे होगी, ये आने वाले समय में हमारे कानून और न्याय व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होने वाली है।